नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नहीं 2-2 कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा और आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं दोनों पीयूसी बैंक के बारे में बात करूँगा। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स था कि सर ऐसे कुछ पीयूसी बैंक के बारे में बता दीजिए जहाँ पे एक शानदार तरीके से एक ट्रेड बन सकता है और किस तरीके से पीएसयू बैंक को एनालिसिस करके काम किया जाता है वो प्लीज एक वीडियो बनाकर शेयर करिए। तो चलो आज उसी के ऊपर बातचीत करूंगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं दो रिक्वेस्ट आपको करूंगा। पहली रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को प्लीज कोई भी रिकमेंडेशन मत समझना। मेरे खुद का ट्रेड है और मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लेकर रखा हूँ और मैं जरूर कहूंगा आपको अगर इस तरीके से कंपनी के ऊपर ट्रेड लेना है तो प्लीज आपके रिसर्च के हिसाब से और आपका अगर कोई एडवाइजर है तो आप उस एडवाइजरी से बातचीत कर कर काम कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं बता दूं कि पीएसयू बैंक की बहुत सारे लिस्ट आपको देखने को मिलेगा, जैसे एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कनारा बैंक, साथ ही साथ सेंट्रल बैंक के साथ साथ इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड पंजाब नेशनल बैंक। तो इस तरीके से बहुत सारे बैंक्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज इसी से जुड़े हुए दो बैंक्स के बारे में बात करूंगा। एक है पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा है इंडियन ओवरसीज बैंक, सॉरी इंडियन बैंक। इस दोनों बैंक के बारे में आज बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारे डेटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और टेक्निकली चार्ट पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंस है, कहाँ पे मैंने एंट्री लिया और किस लेवल में अभी चल रहा है और कहाँ तक टारगेट बन सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बता दूं कि लास्ट कोविड के बाद मैंने आपके साथ एक चार्ट शेयर करूंगा। कोविड के बाद पीएसयू बैंक ने धमाका जैसा रिटर्न दिया। पीएसयू बैंक ने ऑलमोस्ट आपका फंड 2x से भी ज्यादा कर चुके थे क्योंकि 200% से भी ज्यादा कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। तो कोविड के टाइम में इसका प्राइस कहाँ पे था? यहाँ पे था। तो कंपनी देखिए, निफ्टी पीएसयू बैंक के बारे में मैं बातचीत कर रहा हूँ और 1 मंथ के चार्ट पैटर्न यहाँ पे ओपन करके रखा हूँ। तो निफ्टी का जो प्राइस था पीएसयू बैंक का वो करीबन 1000 के आसपास था। वहां से कहाँ तक गया? 5400 के आसपास। अगर मैं यही चीज को आपको मार्किंग करता हूँ तो आप देखेंगे तो इस लोअर साइड से मैं अगर टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट आपको जो रिटर्न मिला कितना? 367% के आसपास। तो 367% मतलब आपका फंड 3 गुना, 3.5 गुना कर दिए है। तो सोचिए पीएसयू बैंक ने किस तरीके से धमाका रिटर्न दिया। तो पीएसयू जितने सारे बैंक है सारे बैंक ने धमाका परफॉर्मेंस कर दिया। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आना भी स्टार्ट हो गया कि सर कंपनी आज प्रीवियस जो लाइफ टाइम हाई था उस लेवल में पहुंच चुके हैं, क्या वहां से करेक्शन हो सकते हैं, वहां से और गिर सकते हैं, क्या वहां से भाग सकते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला। तो मैं आज कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बात करूंगा दो बैंक के बारे में। एक है पंजाब नेशनल बैंक और दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक और दूसरा है देखा जाए तो इंडियन बैंक। तो दोनों ही बैंक्स है, दोनों ही पीएसयू बैंक है। तो चलो एक एक करके दोनों के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ। सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक। देखिए पंजाब नेशनल बैंक के बारे में बात करूँ तो इस बैंक का जो डिटेल्स है अगर मैं आपको यहाँ पे चेकआउट करा दूं। देखिए कंपनी बैंक जो है वो एक फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक है और साथ ही साथ एक पब्लिक सेक्टर बैंक भी है और देखा जाए तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक है और कंपनी इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट पीयूसी बैंक है। तो बैंक के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो कैपिटल एडुकेशन रेशियो है वो 13.88% के आसपास है। इसका मतलब आरबीआई के रूल्स के हिसाब से किसी भी बैंकिंग के पास 9% से कम पैसा नहीं होना चाहिए, मतलब उसके नीचे नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर बैंकिंग के पास हमेशा पैसा होना चाहिए क्योंकि जो कस्टमर के साथ आप डील कर रहे हैं, कस्टमर के पास से आप जो पैसा ले रहे हैं कासा रेशियो के माध्यम से। अभी कासा रेशियो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए कासा रेशियो कितना है, 44.66%। कासा रेशियो के बारे में बताऊंगा तो कासा रेशियो का मतलब है करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, मतलब जितने सारे करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से बैंकिंग के पास पैसा आ रहा है वही पैसे को वो मतलब आप बैंक जो है वो कस्टमर को लोन के हिसाब से दे रहा है। तो आरबीआई के रूल के हिसाब से आपके पास सारे के सारे 100% पैसा आप लोन के हिसाब से बांट नहीं सकते। उनमें से आपके पास 9% के आसपास पैसा होना चाहिए, उससे ज्यादा हो तो और भी बढ़िया है। तो यहाँ पे 13.88% है, तो चलो ठीक है, आरबीआई के रूल्स के हिसाब से ठीक ठाक ही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3% के आसपास है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कमजोरी लगा। तो ग्रॉस एनपीए को छोड़िए, नेट एनपीए यहाँ पे बुरी तरीके से कंपनी के ऊपर पिटाई हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा
कि सर कंपनी के ऊपर एनपी इतना ज़्यादा है तो क्या फिर भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए यही पॉइंट तो मैं आपको सिखाऊंगा, यही पॉइंट तो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे जो एनपीओ दिखा रहा है तो वो पिछले सालों का, अभी करंट जो ईयर है उसका एनपीओ कितना है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी के ऊपर मैंने क्यों एक स्विंग ट्रेडिंग लेने के लिए फैसला लिया वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखिए कंपनी का रेवेन्यूज, कंपनी का क्वार्टरली जो रेवेन्यूज है आप देखेंगे पिछले 2021 में था 19,000 करोड़, 2000 जून क्वार्टर में 2022 में था 19,100 करोड़, अभी देखिए वो बढ़ के हो चुके 25,600 करोड़। इसका मतलब लास्ट जो 2 इयर्स गया तो उससे कई गुना ज्यादा सेल्स इंक्रीज हो गया, मतलब रेवेन्यू बढ़ गया। इंटरेस्ट भी कंपनी पेमेंट किया, इंटरेस्ट इस बार ज्यादा क्यों पेमेंट किया, क्योंकि कंपनी ज्यादा कर्जा भी लिया, लोन भी लिए है, क्योंकि कस्टमर से लोन उठाया, पैसा उठाया, उस पैसे को कस्टमर को बांटा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट भी उसको ज्यादा पेमेंट करना पड़ा। तो इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद हाथ में क्या बचा वो देखेंगे। देखिए पिछले 2021 में था करीबन 1180 करोड़ के आसपास प्रॉफिट, और 2022 में 270 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ, 2023 में करीबन 1300 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो देखिए हाईएस्ट सेल रेवेन्यूज भी है, हाईएस्ट प्रॉफिट भी है, हाईएस्ट मतलब आदर्श इनकम भी है। तो सब कुछ अगर हाईएस्ट है तो उस कंपनी के ऊपर एक ना एक तो पॉजिटिविटी बनता है। और रही बात अभी इस क्वार्टर में एनपी कितना है, चलो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे डेटा आपको मिल जाएगा, ध्यान से देखना, थोड़ा सा आपको छोटा करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि स्क्रीन उतना बड़ा नहीं है। आप ध्यान से इस चीज को देखना, ध्यान से देखिए। नेट एनपी जो है, नेट एनपी किस लेवल्स में आया, पिछले साल में था 4.28 जो मैंने आपको पहले डेटा के हिसाब से दिखाया था, और अभी कितना बना 1.98, ऑलमोस्ट 2% के आसपास। तो देखिए 50% कंपनी का एनपीए कम हुआ। जब एनपीए कम हो रहा है तो उस कंपनी का ग्रोथ होने का, उस बैंकिंग का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि एनपीए ही कंपनी के लिए, बैंकिंग के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक्चुअली कंपनी के लिए नहीं, माफी चाहता हूँ, बैंकिंग के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो जो बैंक एनपीए को कंट्रोल कर पाए तभी वो बैंक आगे बढ़ेगा। तो आज इतने सारे प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तो इस तरीके से बैंक इतने तेजी से क्यों भाग रहा है, क्योंकि इसके पीछे यही रीजन है, क्योंकि उसका एनपीए एकदम ना के बराबर है। तो फिर भी मैं कहूंगा जिसका एनपीए 4.5% के आसपास था वो घट के हो चुके 2% के आसपास। तो इस बात को आपको ऑब्वियसली मतलब डिनाई नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस कंपनी के बैंकिंग के और एक मैं बात करूं तो देखिए बार बार मैं कंपनी बोल रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, क्योंकि इतने सारे कंपनी के डिटेल्स के बीच में अगर कोई भी बैंकिंग के बारे में बातचीत करूँ तो हमेशा वो कंपनी हो रहा है। तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, आप सोच लीजिए बैंकिंग के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो देखिए कंपनी का साल भर की जो डेटा है यहाँ पे भी देखिए प्रॉफिट जो है अच्छा खासा देखने को मिला, और कंपनी का इस पीएनबी बैंक का जो सेल्स ग्रोथ है वो लगातार बढ़ते चले गए, और प्रॉफिट ग्रोथ भी शानदार तरीके से बढ़ा, और कंपनी धमाका रिटर्न दिया 3 साल और 1 साल में। हाँ यहाँ पे एक पॉइंट नेगेटिव है, वो है रिटर्न ऑफ इक्विटीज। रिटर्न ऑफ इक्विटीज यहाँ पे नेगेटिव दिखेगा क्योंकि कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटीज और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे खराबी है, उतना प्लस पॉइंट नहीं है। अभी कंपनी का जो डेप्थ है वो 13% के आसपास है। अभी इतना बड़ा कर्जा क्यों लिया और किस बेसिस में लिया वो देखने के लिए आपको बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा। यहाँ पे बोरिंग्स के बारे में बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी बैंक के ऊपर अगर आपको लॉन्ग टर्म्स में बोरिंग्स दिख रहा है तो सोचिएगा बैंक में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। अगर वो ही आपको कर्जा, अगर आपको आदर्श बोरिंग्स के हिसाब से देख रहा है, मतलब दिखा रहा है, तो इसका मतलब ठीक ठाक है। आदर्श बोरिंग्स मतलब कंपनी उस पैसे को, बैंक उस पैसे को कस्टमर को लोन के हिसाब से दे रहा है। तो कंपनी का रिजर्व देखिए लगातार बढ़ गया, और इस बार हाईएस्ट रिजर्व देखने को मिला। फर्स्ट टाइम कंपनी 1 लाख क्रॉस ओवर कर चुके हैं, और कंपनी की जो फिक्स एसेट है वो लगातार लगातार बढ़ते जा रहा है, और पहले 3,600 करोड़ के आसपास था, इस बार 12,000 करोड़। तो सारे पॉइंट्स अगर हाईएस्ट और बेस्ट है तो क्या उस कंपनी के ऊपर, उस बैंकिंग के ऊपर भरोसा करना चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे कमेंट्स करके बताना। देखिए मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ कि कितना शानदार कंपनी ने परफॉर्मेंस जो किया, और एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास छोटा मोटा तो होल्डिंग्स है ही। तो मैं इस बैंक के ऊपर आज तक कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं किया। और हाँ, एक चीज मैं आपको चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं कि फाइनेंशियली जो रेवेन्यूज है वो देखिए लगातार किस तरीके से ग्रोथ हुआ। अगर वही चीज को मैं प्रॉफिट के हिसाब से दिखा दूं तो शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ, और क्वार्टरली सॉरी जो नेटवर्क है वो भी शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ। और इसी चीज को मैं ईयरली दिखा दूं, देखिए लगातार हर साल में ग्रोथ हो रहा था इनकम।
प्रॉफिट में किस तरीके से चेंजिंग देखिए, 2019 में बिग लॉसेस, 2020 में थोड़ा सा प्रॉफिट, उसके बाद प्रॉफिट इंक्रीज होता गया। तो यही पीएनबी को एक स्टेबिलिटी दे रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके ऊपर मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोचूं। मैं इस तरीके से कंपनी के कोई भी पीएसयू बैंक के ऊपर मैं लॉन्ग टर्म के लिए आज तक ट्रेड नहीं किया, सिवाय एसबीआई का। तो एसबीआई भी मेरे ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग्स है, और बाकी जितने सारे बैंक्स हैं उसके ऊपर मैं हमेशा ट्रेडिंग के हिसाब से सोचता हूँ। रही बात इस कंपनी का चार्ट पैटर्न का, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके साथ में टेलीग्राम में भी शेयर किया था, एक शानदार तरीके से कप विद हैंडल पैटर्न बना, और यहाँ पे जो लेवल्स क्रिएट हुआ तो लेवल कुछ इस तरीके से है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, और आप देखेंगे यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी यहाँ पे हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे इस जगह पे एंट्री लिया हूँ, और मेरा जो टारगेट रहेगा, मेरा टारगेट रहेगा 96 रुपीज़ के आसपास। तो 96 रुपीज़ के आसपास अगर टारगेट बनता है तो ऑलमोस्ट मुझे टारगेट मिलेगा 58% के आसपास। और यही कंपनी के लिए, बैंकिंग के लिए एक प्रीवियस बिग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, क्योंकि यहाँ से बिग क्रैश हुआ था। इसका मतलब धीरे धीरे करके आज नहीं तो कल वो उस जगह पर जरूर पहुंचेगा। देखिए पहुंचेगा क्या नहीं पहुंचेगा उसका पता नहीं, मगर जिस तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस देखने को मिला, मेरे हिसाब से जरूर टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो जब एंट्री बना था मैं आपके साथ शेयर किया था, और मैं कंटिन्यू इसके ऊपर आपको वीडियो इसीलिए बना के दे रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कि किस तरीके से एनालिसिस करके काम करना पड़ता है। तो देखिए आप खुद एनालिसिस सीखिए, क्योंकि किस दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो आपको हमेशा लॉसेस ही होगा, क्योंकि जो बताएगा वही आपको करना पड़ेगा। अगर खुद एनालिसिस करेंगे तो हमेशा आप लिख के रखेंगे, छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा एनालिसिस कितना सही है। अगर आप छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें, एक दो क्वांटिटी के साथ ट्रेड करके एक साल अगर प्रैक्टिस किया, तो नेक्स्ट ईयर से आप अच्छा खासा पैसा लगाकर काम कर सकते हो, और अच्छा खासा पैसा भी बनेगा, क्योंकि तब तक आपका खुद का नॉलेज हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकंड जो कंपनी है, सेकंड जो बैंक है वो है इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक भी एक मतलब पीएसयू बैंक है, और इस कंपनी के और इस बैंक के बारे में बात करूं तो यहाँ पे भी कुछ स्पेशलाइजेशन आपको दिखा दूं, तो आप देखेंगे कंपनी का कैपिटलाइजेशन, तो सॉरी कैपिटल एडुकेसी रेशियो जो पीएनबी में 13.5% था, यहाँ पे 15.5% के आसपास है। नेट इंटरेस्ट जो मार्जिन है 3% के आसपास देखने को मिला, यहाँ पे तो उतना खास नहीं है। जो एनपी है, जो नेट एनपी है, यहाँ पे भी देखिए 2.72, जो पीएनबी से बहुत शानदार लेवल में परफॉर्मेंस किया। और सबसे बड़ी बात है कासा रेशियो, जो सेम टू सेम है 42% के आसपास। कासा रेशियो का मतलब होता है करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, मतलब करेंट अकाउंट से कंपनी कितना पैसा मार्केट से उठा पाए, और सेविंग अकाउंट से कंपनी कितने पैसा मार्केट से उठा पाए। तो ये बात आपको हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि यही पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस फील कराते हैं। तो देखिए इस बैंक का जो आरओसी आरओई है, वो आरओई तो मुझे शानदार लगा, और आरओई ही देखना चाहिए बैंकिंग के लिए, फाइनेंस कंपनी के लिए। अच्छा खासा इनकम है और सेम टू सेम डेप्थ भी है। पीएनबी जैसा डेप्थ लेकर रखे थे, इसके पास भी उतना ही डेप्थ है। हाँ फर्क यही है कि पीएनबी के पास जो कैश फ्लो था वो पॉजिटिव में था, और जो इंडियन बैंक है उसके पास नेगेटिव है। तो इसका मतलब आपको लग रहा है कि इंडियन बैंक बेकार है, ऐसे बिल्कुल नहीं। इस पैसे को बैंक ने क्या किया, फिर से री इन्वेस्ट किया, और फिर से वो पैसे को कस्टमर को लोन के हिसाब से दिया। क्योंकि देखिए बैंक अगर हाथ में पैसा लेकर रखेंगे, पैसा लेकर बैठे रहेंगे, तो वो बैंक के लिए ही खतरा बनेगा, क्योंकि पैसे को वो जब तक दूसरों को लोन के हिसाब से ना दे और उससे वो इंटरेस्ट ना कमा पाए, तो वो पैसा बेकार है, और उस पैसे में बैंकिंग के लिए ही खतरा बनेगा, क्योंकि वो पैसा तो खुद का नहीं है, दूसरे से वो लोन के हिसाब से कस्टमर से उठाया है, तो उसको भी तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए हाथ में जितना तक पैसा रहेगा उतना ही नेगेटिव पॉइंट है मेरे हिसाब से। तो इस बैंक का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, तो आप देखेंगे साल भर की बात करूं तो साल भर में अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ हुआ, 2019 से लेकर 20 तक, 21 तक, 22 तक और 23 तक कंटिन्यूसली सेल्स को लगातार इंक्रीज किए। और अभी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं, देखिए मुझे पीएनबी से इसका प्रॉफिट एंड लॉस बहुत शानदार लगा, क्योंकि देखिए 2019 में 321 करोड़, उसके बाद 760 करोड़, उसके बाद 2021 में 3000 करोड़, 3900 करोड़, उसके बाद 2023 में 5300 करोड़। हर साल में खुद का प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, और जो नेटवर्क है वो भी देखिए लगातार बढ़ते जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी में स्टेबिलिटी बहुत शानदार है, और सबसे बड़ी बात है क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो धमाका कर दिया। पिछली बार था 10,000 करोड़ का सेल्स रेवेन्यूज, और इस बार बना 13,000 करोड़ का रेवेन्यूज। और इंटरेस्ट भी पेमेंट किया, क्योंकि इस बार ज्यादा कर्जा लिया तो ज्यादा इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ा। एक्सपेंस भी लिमिटेड रखा, और कंपनी मतलब बैंक्स इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट किया, 1300 करोड़ से बन के हो चुके 1800 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब हायर प्रॉफिट, हायर रेवेन्यू, सब कुछ हायर लेवल में देखने को मिला।
जब सब कुछ बेस्ट है तो क्या उस कंपनी के ऊपर भरोसा करना चाहिए कि नहीं चाहिए, आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूं, देखिए लगातार रिजर्व बढ़ते चले गए। देखिए 10 साल पीछे चले जाऊंगा तो जितने रिजर्व था वो डबल के आसपास हो चुके हैं, डबल से भी ज्यादा। अभी बोरिंग्स के बारे में बात करूं तो कंपनी अच्छा खासा बोरिंग्स लिए, और अभी इस बोरिंग्स के डिटेल्स के बारे में बात करूं, देखिए कंपनी का बैंकिंग का जो बोरिंग्स है वो आपको हमेशा आदर्श बोरिंग्स के हिसाब से देखना चाहिए। यहाँ पे भी ठीक ठाक है, और बैंकिंग का जो रिजर्व है वो भी फिक्स एसेट है, वो भी बढ़ते चले गए। और रही बात इस बैंक का इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। अभी मेन मुद्दे पे चले आते हैं। बैंकिंग का जो चार्ट पैटर्न है, तो वो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना, ध्यान से देखना। चार्ट पैटर्न आपको कोविड से, प्री कोविड से पहले 2018 के टाइम से देखा जाए, तब से लेकर आज तक एक शानदार तरीके से कप बना, और उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पे हैंडल क्रिएट हुआ, और कप विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट होने के बाद एक ब्रेकआउट भी हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। तो मैं इस जगह पे एंट्री ले चुका हूँ, और मेरा जो टारगेट रहेगा करीबन 775 रुपीज के आसपास। तो एक बड़ा सा टारगेट में लेकर चल रहा हूँ, और जो टारगेट बनेगा ऑलमोस्ट 90% के आसपास। तो एक शानदार तरीके से टारगेट बन सकते हैं। तो मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए सोचूंगा, लॉन्ग टर्म मतलब एज ए लॉन्ग टाइम पीरियड के हिसाब से सोचूंगा। तो जब तक टारगेट ना मिले तब तक इस कंपनी के ऊपर मैं वॉच करूंगा। अगर कोई भी नेक्स्ट क्वार्टर में, कुछ 2 क्वार्टर में अगर रिजल्ट खराब होता देखने को मिले तो मैं एग्जिट जरूर कर लूंगा। तो मैं इस तरीके से कुछ सोच समझ कर काम करता हूँ। तो आपके क्या राय है इसके ऊपर जरूर कमेंट्स करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। मेरा काम था आपको सिखाना, समझाना, और सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर करना। ये जो मेरा खुद का ट्रेड है वो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कि किसी भी ट्रेड में अगर घुसना है तो आपको सबसे पहले कौन सा चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सा फंडामेंटल फाइनेंशियल डिटेल्स को चेक करना है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुके हैं तो इसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने के लिए थोड़ा सा टाइम तो मैं जरूर लूंगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं और अभी लास्ट तक आपने बने हुए हैं तो मेरे हिसाब से आप सीखने के लिए आए हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत कुछ आपको मैं सिखाऊंगा, मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और आपके आपने इतने सारे जो प्यार दिया और जो कमेंट्स किए, लाइक किए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। और मेरा मकसद जो है हर व्यक्ति को इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअली आपको इन्वेस्टर बनाना है। तो प्लीज़ स्टडी करिए और कंटिन्यू जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।